ध्वनिर्वर्णापदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय। ये कार्यक्रम MSW प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्नपत्र समाज कार्य की समेकित विधियां से संबंधित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारत में नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय। प्रिय छात्रों, समुदाय पर आधारित पिछली अपनी वार्ता में हमने आपसे बताया था कि समुदाय या कम्युनिटी का आशय लोगों के एक ऐसे समूह से है जो एक निश्चित भूभाग का निवासी है, जहां वह लोग जीवन की कुछ बुनियादी या समान दशाओं के सहभागी होते हैं और जहां के निवासियों में सामुदायिक एकता या हम की भावना होती है। कहने का मतलब ये कि समुदाय या कम्युनिटी के 4 तत्व या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो समुदाय के निवासी, दूसरा प्रत्येक समुदाय का यानी गांव या शहर का एक निश्चित भूभाग या एरिया होता है, तीसरा वहाँ के रहने वाले जीवन की कुछ सामान्य या बुनियादी दशाओं जैसे सड़क, यातायात, जलवायु, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य इत्यादि में सहभागी होते हैं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ के रहने वालों में आपस में एकता की यह हम की भावना होती है, अर्थात ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है इत्यादि। इन्हीं 4 तत्वों की मात्रा तथा गुणवत्ता में भिन्नता या विविधता होने पर समुदाय के अलग अलग रूप सामने आते हैं। आइए अब यह देखें कि भारत में हमें समुदाय के किन किन रूपों के दर्शन होते हैं। भारत में समुदाय के 3 रूप बहुत स्पष्ट हैं: शहर, गांव तथा आदिवासी गांव या बस्तियां, या अन्य भाषा में इसको कहें तो कह सकते हैं नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय और आदिवासी समुदाय। ये तीनों एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि लगता है कि एक देश के भीतर ही 3 देश हैं। इतना ही नहीं, एक ही वर्ग के समुदायों में भी और उनके निवासियों की जीवन शैलियों में भी आश्चर्यजनक भिन्नता है। उदाहरण के लिए, मुंबई महानगर में रहने वाला, किसी ऑफिस में काम करने वाला कोई कर्मचारी तथा झाबुआ जिले के 5 झोपड़ियों वाले किसी गांव में रहने वाला एक भील, दोनों ही भारत के नागरिक हैं, लेकिन दोनों में उतना ही अंतर दिखाई देता है जितना 2 देशों के नागरिकों के बीच हो सकता है। उसी प्रकार झाबुआ का लंगोटी लगाने वाला भील तथा नागालैंड का सूट पहनने और अंग्रेजी बोलने वाला नागा दोनों ही आदिवासी हैं, लेकिन इनमें भी जमीन आसमान का अंतर है। भारत तो है ही विविधता वाला देश, लेकिन इस अनेकता में एकता भी है। इसलिए आइए पहले तो हम यह देखें कि भारत में समुदाय के इन तीनों रूपों की क्या क्या विशेषताएं हैं, और बाद में यह देखने का प्रयास करेंगे कि इतनी भिन्नता के बावजूद वह कौन से धागे हैं जिनसे ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए नगरीय समुदाय की चर्चा करें, अर्थात शहरों की। शहरों की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ की जनसंख्या तथा उसका घनत्व। हमारे जो 4 महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, उनमें से प्रत्येक की कुल आबादी दुनिया के किसी छोटे मोटे देश से भी ज़्यादा है। कभी कहा जाता था कि भारत गांव का देश है, जहां 80% जनता
गांव में निवास करती है, लेकिन आज यह स्थिति तेजी से बदल रही है और ऐसा समझा जाता है कि 20% के बजाय अब 30% जनता शहरों में आकर के बस गई है और नगरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन की यह प्रक्रिया दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। निश्चित भूभाग की बात तो हम करते हैं, लेकिन यह भी हमको ध्यान में रखना होगा कि बड़े बड़े शहरों का जो भूभाग है उसका भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो पहली विशेषता नगरीय समुदाय की है बहुत ज़्यादा आबादी और उसका घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की रहने वाले लोगों की संख्या। अब आइए देखें नगरीय समुदाय की दूसरी विशेषता। जैसा आप लोग जानते हैं, मानवीय संबंध 3 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक, जैसा कि 2 मित्रों में या 2 भाइयों में होते हैं। नकारात्मक, अर्थात जो लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना या धारणा नहीं रखते हैं, दुश्मनी भी कह सकते हैं उसको। और तीसरा है उदासीनता, अर्थात हमें किसी से मतलब नहीं, हमारे पड़ोस में कौन है या हमारे सामने कौन रहता है, हम अपने में मस्त हैं। हम एक तरह से कहें तो अपने आप में ही मगन हैं, अपने परिवार में मगन हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक से भी ज़्यादा खतरनाक जो संबंध हैं वो है उदासीनता के संबंध। एक और वर्गीकरण है सामाजिक संबंधों का, प्राथमिक संबंध और द्वितीयक संबंध। प्राथमिक संबंध में किसी भी गांव शहर में रहने वाले लोग आमने सामने एक दूसरे को संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। और द्वितीयक संबंध वो जो किसी व्यक्ति से हमारा सीधा संबंध नहीं है, पर किसी और कारण से हम कहीं और से उससे जुड़े हुए हैं। जैसा भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का कोई एक सदस्य भोपाल में है, दूसरा सदस्य कोलकाता में है, परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन पार्टी के माध्यम से उनका संबंध है। इस प्रकार के संबंधों को हम द्वितीयक संबंध कहते हैं। तो शहरों की दूसरी विशेषता है सामाजिक संबंध, जो उदासीनता के होते हैं और द्वितीयक होते हैं। और ये दोनों ही बातें किसी भी समुदाय के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन आज स्थिति यही है कि बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी भवनों में रहने वाले लोग अपने पड़ोस में कौन रह रहा है इसके बारे में न तो परवाह करते हैं और न उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और यही भावना उनके बच्चों में भी आती जा रही, जिससे कि हम आगामी समाज की रूपरेखा की कल्पना कर सकते हैं। नगरीय समुदाय की तीसरी विशेषता है आबादी में विविधता, वैरायटी। अर्थात किसी भी बड़े महानगर में भारत के आप पाएंगे वहाँ अलग अलग राष्ट्रों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले। उनकी वेशभूषा में आपको फ़र्क लगेगा, खान पान में फ़र्क और व्यवसायों में फ़र्क। शायद ही विश्व का कोई ऐसा व्यवसाय हो जो इन बड़े बड़े शहरों में करने वाले लोग आपको न मिलें। तो तीसरी विशेषता नगरीय समुदाय की वैविध्य, आबादी में लोग जो रहते हैं वहाँ पर उनमें। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जहाँ इतनी विविधता है वो तभी होगी जब लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी हों। अर्थात डॉक्टर का साहब का वकील से पढ़ सकता है, वकील का संपर्क किसी चार्टर अकाउंटेंट से पढ़ सकता है। अर्थात जब लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी होंगे तभी उनका किसी बड़े शहर में रहना सार्थक कहा जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और है मुद्दा, और वो कि जब ऐसे लोग रहते हैं तो इन शहरों में रोजगार के अवसर भी गांव की तुलना में कुछ ज़्यादा होते हैं। शहरों की एक और विशेषता वह वहाँ के उद्योग धंधे या कारखाने। हालांकि इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ जहाँ कारखाने लोगों को रोजगार मुहैया करवाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ औद्योगिक अशांति जो कि नगर की अशांति तक भी फैल सकती है, विस्तारित हो सकती है। और दूसरी तरफ प्रदूषण, इन कारखानों से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो कचरा है, जो धुआं है, जो रसायन है, वो भी जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ये बात आपको गांव में नहीं मिलेगी। तो उद्योग धंधे और उनके साथ में जुड़ी हुई चीज़ है प्रदूषण। यह भी हमारे शहरों की एक और विशेषता कह लीजिए, सकारात्मक भी है और नकारात्मक। और इसी से जुड़ी हुई एक और विशेषता है हमारे शहरों की, और वो है हमारी स्लम्स या मलिन बस्तियाँ। एक बड़ा विचित्र विरोधाभास है
भारत के नगरों में, महानगरों में खास तौर से, कि जो लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की तरफ भागते हैं, उनके रहने की व्यवस्था शहर में संभव नहीं है। और इसीलिए जो झुग्गी बस्तियां या मलिन बस्तियां हम बड़े बड़े शहरों में, आजकल तो मध्यम आकार के शहरों में भी होने लगी हैं, ये मलिन बस्तियां कुकुरमुत्तों की तरह शहरों में उगती जा रही हैं। और इन बस्तियों में मानव के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए वो सारे खतरे मौजूद हैं जो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा शहरों में एक और बात देखी जा सकती है, और वो है आर्थिक विषमता। मुंबई में धारावी नाम की एक बस्ती है जिसे एशिया की सबसे विशाल मलिन बस्ती कहा जाता है। कई वर्ग किलोमीटर तक ये बस्ती फैली हुई है, और विडंबना ये कि मुंबई में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी हैं। और ये दृश्य आम है, एक मल्टी स्टोरी में जहाँ की करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, उसके बिल्कुल पास में कुछ लोग झुग्गियों में ऐसे निवास कर रहे हैं जिनके सर पर न तो ठीक ठाक छत है और न जिनके लिए 2 टाइम भोजन की या रोजगार की कोई गारंटी है। तो आर्थिक विषमता भी दिल दहलाने वाली एक स्थिति है समाज की। हमारे यहाँ एक और विशेषता शहरों की है। सामाजिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की समाजशास्त्र में बताई जाती हैं, उनका वर्णन मिलता है। एक तो है सामाजिक संगठन और दूसरा है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन अर्थात समाज की ऐसी स्थिति जबकि समाज को कायम रखने वाली, एकजुट रखने वाली सामाजिक संस्थाएं ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं, उनकी पकड़ ढीली होती है, उनकी भूमिका में कमी आने लगती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि एक मशीन के पुर्जे भली भांति काम नहीं कर पाते हैं और उस मशीन में पुर्जों में आपस में तालमेल का अभाव हो जाता है और मशीन काम करना या तो धीमा कर देती है या पूरी तरह से बंद कर देती है। शहरों में ये सामाजिक विघटन की जो स्थिति है, दुर्भाग्य से बहुत अधिक देखने को मिलती है। शहरों में 3 प्रकार के विघटन हमको देखने को मिलते हैं समाजशास्त्री की दृष्टि से। एक तो है सामाजिक विघटन, जिसको कि हम पूरे समाज की दृष्टि से देख सकते हैं। दूसरा है पारिवारिक विघटन, जो भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। और तीसरा है व्यक्तिगत विघटन। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक विघटन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये कहा जाता है कि शहरों में परिवार निरंतर अब टूटते जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि बंगलौर जैसे शहर में तो हर 10 में से 3 शादियां टूट जाती हैं। पारिवारिक विघटन से कुछ और समस्याएं पैदा होती हैं, और इस विघटन को संकेत देने वाले कुछ संकेतक समाजशास्त्रियों ने एक उनकी सूची बनाई है। इसमें सबसे पहले है तलाक। अगर किसी बस्ती में, किसी समुदाय में तलाक की दर सामान्य दर से बहुत ज़्यादा हो तो समझना चाहिए कि वहाँ सामाजिक विघटन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। दूसरा है अपराध। अपराध भी हमको संकेत करते हैं कि इस समुदाय में कुछ गड़बड़ है। बाल अपराध, नशाखोरी, आत्महत्या, दंगा फसाद, हड़ताल इत्यादि संकेतक हैं सामाजिक विघटन के। ये बताते हैं कि समाज में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और बड़े पैमाने पर। इसका एक कारण ये है कि जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि प्रत्येक समुदाय में सामाजिक नियंत्रण की कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे कानून, शिक्षा, धर्म इत्यादि। और बड़े नगरों में इनकी कोई परवाह नहीं करता है, और इसलिए सामाजिक विघटन की प्रक्रिया चलती रहती है। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, ये भी शहरों में खूब देखने को मिलती है, जो कि गांव में उस सीमा तक हमको देखने को नहीं मिलती है। इसके दोनों पहलू हैं। प्रतिस्पर्धा अगर स्वस्थ है तो समाज के लिए हितकारी है, लेकिन अगर गलाकाट प्रतियोगिता है तो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। उसी तरह से शहरों में, नगरीय समुदायों में गतिशीलता के काफ़ी गुंजाइश होती है, जो कि गांव में न के बराबर है। गतिशीलता से हमारा आशय एक तो वर्टिकल मोबिलिटी से और दूसरा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी से। वर्टिकल मोबिलिटी मतलब आदमी को अपनी सामाजिक स्थिति और ऊंचा करने का, अपनी आर्थिक स्थिति और ऊंची करने के बहुत अवसर मिलते हैं, जैसे उसमें योग्यता है, जैसे उसमें क्षमता है।
उसमें उसकी जाति या धर्म या भाषा आड़े नहीं आता। उसी तरह से एक व्यक्ति अगर अपना काम बदलना चाहे उसी स्तर पर, तो वहाँ भी शहर में उसको काफ़ी गुंजाइश होती है, उसके अवसर मिलते हैं। एक और विशेषता शहरों की कि वहाँ पर स्वास्थ्य और मनोरंजन दोनों की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो गांव में देखने को आमतौर पर नहीं मिलती है। अच्छे अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर और उसी तरह से मनोरंजन के अनेक साधन। फैशन भी एक सामाजिक फिनोमेनन है और शहर ही इसके कहना चाहिए कि अग्रदूत हैं। फैशन के बारे में कहा जाता है कि हर हफ्ते बदल जाती है और शहरों में इसका काफ़ी प्रभाव है जो कि गांव तक नहीं पहुंच पाता है। कुल मिलाकर नगरीय समुदाय एक ऐसी संस्था है जिसमें परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र होती, अत्यंत तेज होती, और अगर लोग उससे कदम मिलाकर नहीं चलें तो उनको कई प्रकार के कष्ट होने लगते हैं। लेकिन साथ में यह भी है कि कहा जाता है कि शहरों का जीवन क्रमशः अत्यंत बनावटी, कृत्रिम होता जा रहा है। जो प्रकृति है, जो सहजता है, उससे शहर के रहने वाले कोई नाता नहीं रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि भारत के शहर दोनों प्रकार की विशेषताओं से युक्त हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे समाज को कुल मिलाकर के लाभ होता है और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि समाज के प्रगति में बाधक कहे जा सकते हैं। तो छात्रों, यह तो समुदाय का एक प्रकार हमारे शहर, जिसमें छोटे कस्बे से लेकर के महानगर तक शामिल हैं। अब आइए भारतीय समुदाय के दूसरे प्रकार की चर्चा करें और वो है हमारे भारत के गांव। भारत के गांव, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी वजह से भारतीय संस्कृति की निरंतरता आज तक कायम रहती आई है। प्रसिद्ध कवि इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और बीच में उनकी दो पंक्तियां हैं, यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ये कहा जाता है कि आज भी वैदिक काल का कोई ऋषि अगर भारत के किसी दूरवर्ती गांव में 10,000 साल बाद आकर के खड़ा हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क या परिवर्तन वहाँ पर नहीं लगेगा। गांव ने अपना मूल स्वरूप बहुत कुछ हद तक आज भी कायम रखा है और वहाँ भारतीय संस्कृति की मूल धारा आज भी आपको देखने को मिल सकती है। गांव की दूसरी विशेषता वहाँ आबादी की अपेक्षाकृत कमी और घनत्व का कम होना है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर पर या प्रति वर्ग मीटर पर रहने वालों की संख्या अनुपात शहरों से काफ़ी कम है। एक और विशेषता है गांव की, वो है उनकी जीवंतता, अर्थात वहाँ पर उदासीनता का अभाव मिलेगा। आप गांव में दोस्ती के संबंध भी देखे जा सकते हैं और शत्रुता के भी, लेकिन उदासीन नहीं है, लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे के संपर्क में हैं और ये वहाँ के जो प्राथमिक संबंध हैं ये भी एक अच्छा लक्षण है। इसी तरह से हमारे ग्रामीण समुदाय में सामाजिक विघटन की रफ्तार, सामाजिक विघटन तो वहाँ भी है लेकिन उसकी रफ्तार कम है। और उसका कारण क्या है? सामाजिक नियंत्रण की हमारी जो पारंपरिक जो संस्थाएं हैं वो आज भी वहाँ पर काफ़ी हद तक मजबूत हैं। परिवार, जाति, पंचायत, धर्म इत्यादि ये हजारों साल से हमारे ग्रामीण समुदाय में सामाजिक नियंत्रण का काम करती आ रही हैं और आधुनिक सभ्यता के झोंकों से हालांकि इनमें थोड़ी सी कमी आई है इनके पकड़ में, लेकिन फिर भी आज भी अनेक ग्रामीण इलाकों में हमारी जो शासकीय अदालतें हैं उनकी तुलना में जातीय पंचायत या गांव की पंचायत ज़्यादा ताकतवर है। और इसीलिए सामाजिक विघटन चूँकि इतना तेज़ नहीं है, इसलिए जो संकेतक हमको शहरों में देखने को मिलते हैं चिंताजनक, यानी तलाक, अपराध, आत्महत्या, बाल अपराध इत्यादि, उनके गांव में काफ़ी हद तक कमी है। लेकिन गांव में एक जो चिंताजनक स्थिति है वो है निर्धनता। आज भी हालांकि इस गरीबी की रेखा के बारे में विवाद है, लेकिन आज भी गांव में अधिकांश आबादी उन लोगों की है जिन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जा सकता है। खास करके हमारे जो बंधु हैं अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के। और इसलिए राष्ट्रकवि दिनकर ने एक बार लिखा था, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र,
बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये स्थिति कहना चाहिए कि चिंताजनक है और इस पर निश्चित रूप से रोक लगाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद गांव में अशिक्षा है, भाग्यवादिता है, अंधविश्वास है, लेकिन इसके साथ में वहाँ पर सामुदायिक एकता की भावना भी है, हम की भावना, जो कि किसी भी समुदाय के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। ये मेरा गांव है, हम आपस में भले ही लड़े झगड़े हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई खतरा आता है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग एक है। उसी तरह से आबादी में जितनी विविधता हमको शहरों में देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि विविधता है धर्म की, राष्ट्र की, प्रांत की, भाषा की, ये विविधता गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसी तरह से जो विषमता है शहरों में, वो भी उस हद तक गांव में उसके दर्शन नहीं होते हैं। परिवर्तन तो अब गांव में भी हवा बहने लगी है, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार धीमी है। गांव में आज भी सामाजिक गतिशीलता का अभाव है, अर्थात जो जाति संस्था है उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आज अखबारों में किस्से पढ़ने को मिलते हैं कि अगर कोई अनुसूचित जाति का दूल्हा घोड़े पर चढ़ करके सवर्णों की बस्ती से निकल रहा है तो उसका विरोध आज भी होता है भारत के अनेक गांवों। उसी तरह से अगर कोई तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति, जो उसका परंपरागत जो व्यवसाय है उसको छोड़ करके अगर अपने ही गांव में कोई होटल खोलना चाहे जिसकी गणना अछूतों में की जाती है, तो होटल वहाँ नहीं चल पाएगी। अर्थात वहाँ पर गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का अभाव है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है, अर्थात हमारी आर्थिक संपन्नता विपन्नता का निर्णय मानसून करता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गांव और शहर में एक ही देश के अंग होते हुए भी बहुत भिन्नता है वहाँ के निवासियों की जीवन शैलियों में और वहाँ के रहन सहन के स्तर में। अब आइए तीसरा समुदाय देखें भारत का, वो है हमारा आदिवासी समुदाय या कोई आदिवासी गांव। ये कहा जाता है कि भारत में जनजातियों की, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है या अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है, करोड़ों की संख्या में है और इनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। एक आदिवासी बस्ती की पहली विशेषता है छोटा भौगोलिक क्षेत्र, ज़्यादातर वनों में रहते हैं, ये पहाड़ों में, जंगलों में। प्राथमिक संबंध गांव वालों से भी इनके ज़्यादा मजबूत होते हैं, शहरों की तुलना में तो हैं ही। और हम की भावना प्रबलतम होती है। कई गांव में, आदिवासी गांव में आपको लगेगा कि हम किसी एक बड़े परिवार में ही आ गए हैं। आबादी कम होने से वहाँ पर एकरूपता भी है, आपको भाषा की, खान पान की, इस तरह की विभिन्नताओं आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, उसी तरह से आदिवासी समुदाय की अर्थव्यवस्था वन की उपज पर आधारित है। वहाँ गरीबी, अज्ञान, अंधविश्वास गांव की तुलना में भी ज़्यादा है और इसी वजह से उनका बहुविध जो शोषण है वह भी बहुत, कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में है जिसका निराकरण तुरंत होना चाहिए। उनका ये कहना है आदिवासी नेताओं का कि हमें चूसने वाले न केवल साहूकार हैं बल्कि शासन के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस शोषण में शामिल हैं। और आजकल तो जो नक्सलवाद के बारे में हम सुनते और पढ़ते आए हैं, ये माना जाता है और ये कहा जाता है कि भारत के 200 जिलों में नक्सलवादियों का काफ़ी असर बढ़ गया है और इसमें से अधिकांश जिले आदिवासी प्रधान हैं। आदिवासियों की जो जीवन शैली है काफ़ी पुरातन है। अंडमान या निकोबार के जो आदिवासी हैं या हमारे मध्य प्रदेश में बस्तर के अबूझमाड़ के जो आदिवासी हैं, उनकी जीवन शैली में हजारों साल से कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन का अभाव है। संविधान में और कानून के जरिए इनको संरक्षण देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। अनेकों कार्यक्रम इनके उन्नति और जीवन उत्थान के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखा गया है कि इनमें से भी एक मलाईदार परत, जिसको अंग्रेजी में क्रीमी लेयर कहते हैं, वो बन गई है और शेष
हमारे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वहीं के वहीं हैं। आज़ादी के बाद इनकी उन्नति, इनके विकास के लिए अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है। हमारी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इनके लिए विशेष मत का प्रावधान किया जाता है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति में बहुत उल्लेखनीय सुधार अभी तक नहीं आ पाया है। आधुनिक सुविधाओं का अभाव तो आदिवासी गांव में है ही, न वहाँ कोई स्कूल है, न कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और आज भी कोई रोग होने पर, कोई शारीरिक कष्ट होने पर झाड़ फूंक करने वाले ओझा के पास में मरीज को ले जाया जाता है। उसी तरह से मनोरंजन के आधुनिक साधन और यातायात के आधुनिक साधनों का भी अभाव है। आदिवासी समुदाय में गतिशीलता का अभाव है, यह तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। न समस्तरीय गतिशीलता देखने को मिलती है और न ऊर्ध्वाधर। हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहिए, वो ये कि जितना अनुशासन हमें आदिवासी बस्तियों में, आदिवासी समुदाय में देखने को मिलता है, उतना अनुशासन, आत्म अनुशासन न तो गांव में है और शहर में तो उसका सवाल ही नहीं। इसका कारण है आदिवासियों की अपनी अत्यंत कठोर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था। यह व्यवस्था आज भी जारी है और ये कहना होगा कि इन्हीं कठोर नियमों के चलते आदिवासी समुदाय लाख बाहरी आक्रमण और शोषण के बावजूद अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को बनाए रखने में सक्षम है। तो प्रिय छात्रों, भारत के ये तीन जो अलग अलग समुदाय हैं, नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय और आदिवासी समुदाय, जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था, इन तीनों में इतनी भिन्नताएं हैं, इतने फर्क हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि भारत में एक के बजाय तीन देश अंदर बसे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये आश्चर्य होता है, खास करके विदेशी विद्वानों को, कि इतनी भिन्नता के बावजूद, इतनी अनेकता के बावजूद इस देश में एकता कैसे है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी राष्ट्रीयता, ये कुछ ऐसे मजबूत सूत्र हैं जो इतनी भिन्नताओं के बावजूद, इतनी विविधताओं के बावजूद हमें मजबूती से परस्पर जुड़े हुए हैं। और हम कामना करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय विकास के साथ में हमको जोड़ने वाले एकता के सूत्र भी निरंतर मजबूत होते जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारत में नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषक थे प्रेम शरण खैमरिया। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।